हम्म तो अपन ने सरफेस टेंशन नाम की चीज खत्म कर ली थी, नहीं की थी? कर लिया था ना? अरे किया था, नहीं किया था? अपन ने इन्वर्टेड ट्यूब वाला केस किया था, नहीं किया था? इन्वर्टेड यू ट्यूब, प्रेशर एग्जैक्ट प्रेशर डिफरेंस किया था ना? गुड। चलिए साहब, तो फिर बढ़ते हैं अब आगे और बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हाँ आ जाओ बेटा। इलास्टिसिटी, राइट। इसमें सबसे पहले बात करेंगे इंटर एटॉमिक फोर्सेस की। ठीक है। सो इंटर एटॉमिक फोर्सेस बेसिकली होते क्या है? सब एटम्स के बीच लगने वाले फोर्सेस होते हैं। तो ये सब्सटेंस के अंदर लगेंगे कैसे? तो अगर आप देखोगे ठीक से तो कुछ ऐसा होगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है, राइट। इस एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो मैं बना रहा हूं, और इस एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही दूसरा भी होता है कि ये एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। तो जो हम बात करते हैं ना कि इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, अगर उसकी बात करूं मैं, तो क्या होता है? U इक्वस टू A अपॉन R टू द पावर N माइनस B अपॉन R टू द पावर M। अब यहां पर अगर मैं इसका फोर्स की बात करूं तो F इक्वस टू माइनस DU बाई DR, कंजर्वेटिव फोर्स तो हम लगा रहे हैं, तो क्या मिलेगा जरा बताना? N A अपॉन R टू द पावर N प्लस 1 माइनस M B अपॉन R टू द पावर M प्लस 1। यहां एक और चीज याद रखना, फॉर most of substances n equals to 6 and m equals to 12 for most of it, in not for all, in general। ये बहुत देखो सबसे बदतमीज फोर्स ही इंटरमीडिएट एटॉमिक फोर्स है। बड़ा अजीब सा बिहेवियर है। ना तो यूनिवर्स स्क्वायर लॉ प्योरली फॉलो करता है, ना ये प्योरली कंजर्वेटिव होता है, ना प्योरली नॉन कंजर्वेटिव होता है, ना ये प्योरली अट्रैक्टिव होता है, ना प्योरली रिपल्सिव होता है। रीजन तो सिंपल है। अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं किसी भी आइसोलेटेड एटम की बात करूं तो आइसोलेटेड एटम अपने आप में एक स्फेरिकल होता है, और हमें पता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अलग अलग प्लेन में इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक स्फेरिकल क्लाउड बनाता है। उसका सेंटर आता है कहीं ना कहीं, एंड डेफिनेटली वही सेंटर न्यूक्लियस का सेंटर भी है। तो कुछ ऐसा हो रहा है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा होगा कि साहब पहले ये मान लो F1 और ये F1, दिस F1 इज व्हाट? फोर्स of repulsion between electron clouds। Similarly हम ऐसे बोल सकते हैं कि F2 and F2, this is what? Force of repulsion between nucleus, है ना, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ऐसे बात करेंगे, न्यूक्लियस, एंड F3 and F3, ये दो होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका न्यूक्लियस, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between electron cloud and nucleus, राइट। हेलो। अब इसमें कौन डोमिनेट करेगा? साहब ये तो आप नहीं कह सकते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिस्टेंस बदलोगे तो डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियर का साइज है, एटम का साइज है, उन सब के अकॉर्डिंग सेपरेशन डिक्रीज या इंक्रीज करने पर जो चार्जेस हैं वो रीअरेंज करते हैं अपने आप को, और उस रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कभी
अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, कभी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। लेकिन याद रहे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है जहां पे हम बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसके सभी एटम्स जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है कि वो अपनी लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट में है और वहां पर उन पर नेट मॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है। मतलब आपने ग्राफ देखा होगा ऐसा कि अगर मान लो ये आर है और ये यू है, हाँ आ जाओ, तो बेटा ये जो ग्राफ आता है ना, ये ओरिजिनल लिया मैंने, जो ग्राफ आता है ये कुछ ऐसा। तो यहां ये जो है वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है आर नोड, और यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यू नोड जो कि नेगेटिव होगी। ये आर नोड सेपरेशन वो है जिस सेपरेशन पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रहते हैं, नेट फोर्स जीरो होता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है और लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट है। अगर इसी का फोर्स वाला ग्राफ बनाओगे तो कैसा मिलेगा ग्राफ, कि ये आर और ये एफ और लाइक दिस। अब इसमें क्या है, दिस इज आर नोड, दिस इज आर नोड, जहां फोर्स क्या है जीरो। ठीक है, अब आपको पता है कि जब फोर्सेस पॉजिटिव होते हैं तो वो रिपल्सिव नेचर शो करते हैं, और जब नेगेटिव होते हैं तो आप यहां बात कर सकते हो ये है रिपल्सिव और ये है अट्रैक्टिव नेचर। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर डिस्टेंसेस, ये आर है ना, सेपरेशन आर अगर लेस देन आर नोड है, लेस देन, तो ये रिपल्सिव होंगे। क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस। कुछ चीजें इंफॉर्मेटिव भी जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहां पर जो फोर्स वेरी करता है, रिपल्सिव फोर्स F इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू B अपॉन R टू द पावर 9। इफ दिस हैपेंड, इफ R is greater than R naught, R is greater than R naught, forces are attractive in nature and these forces varies according to minus A upon R की पावर 7। यहां तक की कहानी क्लियर। ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब कुछ चीजें क्लियर करते हैं कि साहब आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की है, तो क्या ये कंजर्वेटिव है, क्या मॉलिक्यूलर फोर्सेस कंजर्वेटिव है, कि साहब डिफाइन तो की है। और क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सभी कूलम्स लॉ ओबे नहीं करते। अरे यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि जब चार्ज स्टैटिक है तब उनकी होने वाली इंटरेक्शन, इफ दे आर द फोर्सेस आर पॉइंट और पॉइंट लाइक, इन दैट सिचुएशन दे ओबे द कूलम्स लॉ। नहीं समझ में आई बात, अदरवाइज दे डू नॉट ओबे द कूलम्स लॉ। और ये तो बहुत बदतमीज है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी है, उसका रीअरेंजमेंट भी है, डिस्टोर्ट भी होंगे, एक दूसरे के फील्ड में जाएंगे तो डाइपोल वाइपोल भी बनने की कोशिश करेंगे। अरे बहुत सारी चीजें होंगी भाई। ऐसी सिचुएशंस में वो कूलम्स लॉ को बिल्कुल ओबे नहीं करते, पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये चीज भी हमें नोटिस करनी पड़ेगी, दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर बट डू नॉट ओबे द कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ तो सेंटर फोर्स होता है, वहां तो वो प्योरली कंजर्वेटिव है। अब ये ना तो प्योरली कंजर्वेटिव है ना प्योरली नॉन कंजर्वेटिव, इसको आप कैसे समझोगे कि दे बोतल इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो बोतल तो काम आएगी ना, मतलब ऐसे थोड़ी पानी भराओ, ये पानी काम करेगा अपना। देखो अगर मैं आपसे कहूं, समझना मेरी बात को ध्यान से, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके डिफॉर्मेशन दिया, दब गई बोतल। समझ में आ गई बात? हेलो, अब आप क्या देख रहे हैं कि इसने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं किया। मतलब जो भी वर्क मैंने किया था डिफॉर्मेशन देने में वो रिकवर नहीं हुआ। नहीं समझ में आई बात? अभी बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी नॉन कंजर्वेटिव। नहीं समझ में आई बात? तो अगर मैं हल्का सा पुश करूं और हटा दूं तो शेप रीगेन कर लिया। अब क्या ये कंजर्वेटिव? नहीं समझ में आई बात? बहुत फंडामेंटल चीज है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बहुत फंडामेंटल। अब मेरी बात समझना ध्यान से। इसका ये मतलब होता है कि जो फोर्सेस आप बॉडी पे अप्लाई करोगे उन फोर्सेस की वजह से डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन कैसा आएगा, हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस की भी डेफिनेशन भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि डिफॉर्मेशन आता है, वो डिफॉर्मेशन रिकवरेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो, राइट?
तो अगर मैं बात करूं इलास्टिक बिहेवियर की या इलास्टिसिटी की, तो आप इलास्टिसिटी को इन जनरल, तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या बोलते हैं कि जो चीज आसानी से डिफॉर्म हो जाए वो इलास्टिक है। अब दुकान पे जाके अगर इलास्टिक मांगो तो रबर पकड़ा देगा वो आपको, नहीं समझ में आई बात। पर फिजिक्स क्या बोलती है कि जो डिफॉर्मेशन का जितना ज्यादा अपोज करेगी वो ज्यादा इलास्टिक, क्योंकि हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आने वाला है आगे चल के, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का? वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो फॉर अ गिवन स्ट्रेस, इफ स्ट्रेन इज लार्ज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस। नहीं समझ में आई बात। तो जो ज्यादा अपोज करेगा वो ज्यादा इलास्टिक हो ना हमारे अकॉर्डिंग। तो बोलो भाई, जिसने कम अपोज किया वो कम इलास्टिक है, राइट। तो हम आते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि यार ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस समटाइम्स दे बिहेव लाइक अ कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड समटाइम्स दे बिहेव लाइक अ, अगर ये कंजर्वेटिव रेंज में है तो सब्सटेंस इलास्टिसिटी रखेगा। नहीं समझ में आई बात। और अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया नॉन कंजर्वेटिव रेंज में तो वो प्लास्टिक बिहेवियर रखेगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूं, वो डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर वर्क करेंगे, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन एज सून एज वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस, इफ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज just after removal of deforming forces, the forces involved are conservative in nature, otherwise non-conservative. इसका यह मतलब होता है कि जब इनइलास्टिक बिहेवियर होता है तब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस में कोई ना कोई तो नॉन कंजर्वेटिव है। नहीं समझ में आई बात। बहुत फंडामेंटल लेवल पे बात करेंगे। तो अभी तक अपन ने बात की सिर्फ मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, अभी हम कुछ और बात करेंगे। कॉपी करना चाहते हो मिटा दूं? आज 1 घंटे की क्लास है। ऑनलाइन वाले बच्चों से एक सवाल पूछता हूं मैं ना, कि इनमें कितने ऐसे लोग हैं जो एक रजिस्टर तो अपना इलास्टिसिटी का लेके बैठे हुए हैं और दूसरा रजिस्टर टेस्ट का लेके बैठे? नहीं, ऐसा होगा ना कि यार ठीक है, जब तक सर काम की चीज पढ़ाएंगे कॉपी कर लेंगे, बाकी हम टेस्ट का रिवीजन करते हैं। नो सर, हम सिर्फ क्लास नोट्स लेके बैठे। हम्म। अच्छा, लास्ट में बेटा a अपॉन आर की पावर -7 है। दिस टर्म इज -a अपॉन आर की पावर 7। इट्स 7। उनको दिख नहीं पा रहा होगा ठीक से ऑनलाइन डिपार्टमेंट को। इट्स आर की पावर 7। इन सबके प्रूफ होते हैं पर हमें नीड नहीं है। वी जस्ट नीड द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, वो इनको रिलेट करती हैं, तो हमें ये आना चाहिए। सवाल आ जाते हैं कई बार। बढ़े आगे। तो ये तो हमने थोड़ी सी बात की इंटर एटॉमिक फोर्सेस की, और हमने ये भी क्लियर कर लिया कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस डू नॉट ओबे कूलम्स लॉ, जबकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के हैं और ना ही प्योरली कंजर्वेटिव होते हैं और ना ही प्योरली नॉन कंजर्वेटिव। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या मुसीबत है? तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में
देखो होता क्या है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इन्फ्लुएंस में आता है, ये बात तो तय है ना कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल या एटम की बात करूं या मॉलिक्यूल की बात करूं तो पहले क्या होगा, पहले कोई दूसरा मॉलिक्यूल जब सराउंडिंग में आएगा तो बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो पहले उसका फील्ड्स को सामना करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, पक्का ना? हेलो। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इन्फ्लुएंस में आता है, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। तो आपने डाइपोल क्या होता है बताओ? व्हाट इज द डाइपोल? अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय नेग्लिजिबल डिस्टेंस, राइट? तो डाइपोल का कंसेप्ट क्या है कि साहब, डाइपोल का कंसेप्ट ये है कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये एटम है, सिमेट्रिक एटम, हमें पता है सिमेट्रिक एटम का सेंटर ये है न्यूक्लियस, और पूरे इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर निकालना चाहूं तो ड्यू टू सिमेट्री वो भी सेंटर ही है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फोर्स की वजह से एक तरफ आकर के इकट्ठा हो गया, मतलब ये डिस्टोर्ट हो जाता है और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज एक तरफ। अब इसके दो पोल्स बन गए, दोनों के सेंटर अलग अलग हो गए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के, राइट? तो एक पॉजिटिवली चार्ज पोल, एक नेगेटिवली चार्ज पोल, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑफ या इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। मॉलिक्यूल की सही होती ना भाई, नहीं समझ में आई बात? तो हम कह सकते हैं कि भाई एक सिस्टम बन गया जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और ये सेपरेटेड इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। नाउ दिस नोन इज व्हाट? डाइपोल। हेलो। तो ये डाइपोल बन गया, पहली कहानी। तो होता कुछ ऐसे ही कि एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें दूसरा, तो एक मॉलिक्यूल का क्लाउड जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें दूसरा मॉलिक्यूल है, तो डिस्टोर्ट करके डाइपोल्स बना लेते हैं। और वो रीअरेंज हो गए इस तरह से होते हैं कि उनमें एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के क्लोज होता है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। दैट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दैट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर फोर्स, एंड दैट इज दिस फोर्स इज इफेक्टिवली एक्ट अप टू द डिस्टेंस 10 to the -9 मीटर। हेलो। और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये भी कूलम्ब्स लॉ ओबे नहीं करता। दीज फोर्सेस आर जनरली नोन एज वॉन डर वॉल फोर्सेस। क्या बोलते हैं इनको? दे आर वेरी वीक फोर्स but they are known as van der Waals force. अब मुझे बताओ, what happen if we increase this electric field? क्या होगा? डाइपोल का सेपरेशन बढ़ेगा, मतलब ये खींचेगा, और बढ़ाओगे तो और खींचेगा, और बढ़ाओगे तो टुकड़े हो जाएंगे, मतलब ब्रेकडाउन हो गया। तो हर डाइपोल की, या ऐसे बोले हर मीडियम के मॉलिक्यूल की, हर मीडियम के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट करने की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। दैट मैक्सिमम कैपेसिटी इज नोन एज breakdown electric field. For air it is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. So what is the breakdown electric field? It is the maximum value of electric field which can be tolerated by a substance या tolerated by the molecules. उसके बाद क्या होता है? एक सवाल आता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, क्या 1 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर को 1 कूलम चार्ज दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। क्या 1 सेंटीमीटर रेडियस के कंडक्टिंग स्फीयर को 1 कूलम चार्ज देना पॉसिबल है? क्या आप जानते हैं 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है? 1 कूलम चार्ज मजाक नहीं होता। अगर एक बंदे के दोनों हाथों में, हथेलियों में 1 कूलम चार्ज को फिक्स कर दिया जाए तो उसको 2 टुकड़े कर देगा वो। अप्रोक्सीमेटली ये 2 मीटर के आसपास लेंथ होगी, है ना? और ये 1 कूलम, ये 1 कूलम, तो जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो 9 into 9 into 1 स्क्वायर by 4, मतलब 10 की पावर 9 के ऑर्डर में है वो। और ये मजाक नहीं है, 10 की पावर 9 का ऑर्डर मतलब 10 की पावर 8 kg। तो अब इमेजिन करें किसी आदमी के पाँव पे से बांध के 10 की पावर 8 kg वेट लटका दो तो नहीं टुकड़े हो जाएंगे?
मजाक तो नहीं है, बहुत बड़ा फोर्स होता है। तो चीजों को नोटिस किया करो। तुम्हें हम जब सवाल करवाते हैं क्लास में तो कंसेप्ट को समझाने के लिए डेटा कुछ भी यूज कर लें, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली मतलब जब आप किसी बुक के अच्छी बुक के सवाल सोल्व कर रहे होते हैं, आपको कभी भी चार्जेस की वैल्यू कुलम में नहीं दी जाती, ऑलवेज इन माइक्रो कुलम, नैनो कुलम, पिको कुलम। तो मजाक थोड़ी कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? वही वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी भी फैरेड में नहीं दी जाती, इन मोस्ट ऑफ द केसेस माइक्रो और पिको फैरेड वही एग्जिस्ट करती है। तो कोई पूछे आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ते हैं कैपेसिटर का? सब सवाल करने हैं इसलिए। क्यों पढ़ते होंगे हम भाई? चीजों को पढ़ रहे हैं तो वो यूज होती होगी ना फिजिक्स में। ऐसे अपन रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ते हैं, स्प्रिंग्स का भी पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए पढ़ते हैं बच्चा कि जरूरी नहीं है, हमें पता है ना कि यार हम दो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक मीडियम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कि सब मीडियम इसलिए यूज करते हैं कि जो प्लेट्स को चार्ज दे रहे हैं उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अलग अलग मीडियम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है। नहीं समझ में आया? तो हम ऐसा मीडियम यूज करेंगे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर ले, ताकि इनको मैक्सिमम चार्ज दिया जा सके और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर की जा सके। नहीं समझ में आई बात? राइट। इसी तरीके से आप किसी भी अपनी चॉइस का कैपेसिटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर मीडियम की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है और मैक्सिमम चार्ज देने की भी अपनी मैक्सिमम लिमिट है। तो आप अपनी चॉइस का नहीं बना सकते। अब मुझे बड़ा बनाना है, अब आप इस पर्टिकुलर मीडियम में इतना ही दे सकते हो साहब। आपको ऐसा ही मीडियम अवेलेबल है कि साहब इतना ही कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बना सकता हूं, पर मेरी जरूरत तो ज्यादा है, तो बोले कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। नहीं समझ में आई बात? या कभी कभी आपको मान लेते हैं कि साहब मेरे पास स्प्रिंग्स है, मुझे तो है ना जो 10 न्यूटन पर मीटर के फोर्स कांस्टेंट की स्प्रिंग चाहिए, पर मेरे पास है ही नहीं, दूसरी स्प्रिंग्स है अलग अलग तरह की, बोले कॉम्बिनेशन से इफेक्टिव बना लो, हमारा काम हो जाएगा। यही कहानी रेजिस्टेंस की है। हेलो। अब हम बात कर रहे हैं चार्ज को देने की, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू वो पड़ा हुआ कोरोना डिस्चार्ज, वेरी इंटरेस्टिंग। चार्ज कैसे लीकेज होता है, तो वो ये तो कहानी है कि शार्प एजेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। जब चार्ज देते हो किसी बॉडी को तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उसके सराउंडिंग की एयर डिस्टोर्ट होगी, डायपोल्स बनेंगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर टूट जाएंगे। और टूटने पे क्या होगा? जैसे मान लो डायपोल था, ये तो है माइनस, ये है प्लस, और ये शार्प एज था। तो यहाँ आपने बहुत सारा चार्ज दे रहे, चार्ज सब कुछ सब जगह दे रहे हो आप, इधर से चार्ज दिए जा रहे हो, यहाँ चार्ज डेंसिटी बढ़े जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा था। अब क्या हुआ कि साहब एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी टूट गया, और टूटा तो नेगेटिव चार्ज उधर भाग के इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और यहां से एक पॉजिटिव चार्ज रवाना, और आपको एक चार्ज भागता हुआ दिखेगा, तो आप क्या बोलोगे? यहां से चार्ज लीकेज हो गया। नहीं समझ में आई बात? तो उधर से हम चार्ज उसको बॉडी को जो चार्ज दे रहे थे वो बढ़ता जा रहा था, यहाँ चार्ज डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो उल्टा काम होना शुरू हो गया कि उधर से दिया इधर से लीकेज हो गया। और जब ये लीकेज होता है तो ब्रेकडाउन होता है मिलियंस ऑफ एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, ट्रिलियंस एक साथ होते हैं, तो कोलिजन्स होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, स्पार्किंग होती हुई दिखती है। भाई आप मुझे बताओ लाइटनिंग क्या है? लीकेज ऑफ द चार्ज। और था क्या लाइटनिंग? वो यही तो था कि हमारी जो धरती है वो लोअर पोटेंशियल की बॉडी है कि नहीं? तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस समझ में आ गया। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या होता है कि ये जो डाइपोल्स हैं सब्सटेंस के अंदर कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डोमिनेट करता है, बट दिस इज वेरी वीक फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। तो दिस फोर्स इज नोन एज व्हाट? इंटरमोलिकुलर फोर्स और वंडर वॉल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, कूलम्ब लॉ ओबे नहीं करेगा। ये तो कहानी यहाँ की हो गई मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अब हम बात करेंगे इससे आगे, एंड दिस इज what is a deforming force? Deforming force. Deforming force. चलिए साहब, अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करूं इस तरह से कि उस बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन की टेंडेंसी ना हो, तो फिर खींचने या दबने की टेंडेंसी होगी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस बॉडी को किसी एंड से फिक्स कर दूं। अब वो दो तरह से पॉसिबल है कि या तो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं उतना ही फोर्स इधर लगा दूं तो ये खींचेगी। नहीं समझ में आई बात? तो ट्रांसलेशन की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन
जो आपने फोर्स लगाया वो फोर्स यहां तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा, यहां तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा, पर अगर ये रबर का होता तो आपको दिखता, रबर का होता तो आपको दिखता कि सब आप अगर इसे खींचोगे तो मॉलिक्यूल जो है वो अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं। नहीं समझ में आई बात? मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप की रिलेटिव पोजीशन चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन ना आए, लेकिन वो फोर्स बॉडी के अंदर एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है उनकी रिलेटिव पोजीशन को चेंज करने की टेंडेंसी रखें, मतलब कहीं ना कहीं वो शेप एंड साइज को बदलने की टेंडेंसी रख रहे हैं, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्सेस। बात समझ में आ गई? तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस में क्या होगा, अगर हम बात करें सिंपल लेवल पे, तो ऐसे समझो कि पहला केस अगर मैं आपसे ये कहूं कि सब हमारे पास एक रोड थी, इस रोड को इधर पुल किया है फोर्स से और इधर भी पुल किया है फोर्स से। अब इसके दो टुकड़े करके देखते हैं, कोई भी एक सेक्शन कंसीडर कर ले, ऐसे मान ले कि यही रोड जो है उसमें से, इसमें टेंशन आ रही होगी नहीं आ रही होगी बताओ? अब बोलो भाई। और वो इधर साइड पे लगने वाले फोर्स के बराबर होगी, तो ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ। अब यहां इधर जो टेंशन होगी वो टी एफ के बराबर होगी ना, और वही चीज यहां पे भी होगा। नहीं समझ में आई बात? तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वास्तव में जब ये फोर्स आपने इधर लगाया तो मैं किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन पे देखूंगा तो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे और वो उसको खींच रहे होंगे मॉलिक्यूल्स को, और वही डिफॉर्मेशन लाने की टेंडेंसी रखते हैं। एट द सेम मोमेंट अगर मैं इसे बात करूं कि सब एक रिजिड वॉल थी, यहां से एक रोड फिक्स्ड है, राइट? अब इसको मैं इधर कंप्रेस करने की टेंडेंसी रखता हूं, तो क्या होगा कि सब इसका अगर छोटा सेगमेंट बनाओगे अलग से, लाइक दिस, ये वाला पार्ट लोगे आप, ये वाला पार्ट, तो अगर आपने इधर फोर्स लगाया एफ तो उतना ही फोर्स इधर लग गया होगा ना? बोलो भाई। नहीं समझ में आई बात? ये फोर्स जो होगा एफ कंप्रेसिव, दैट इज इक्वल टू एफ, यहां टेंशन आएगी, यहां कंप्रेसिव टेंडेंसी होगी। नहीं समझ में आई बात? लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं सब मान लो बॉडी ट्रांसलेट हो रही है, तो क्या कि सब बॉडी ट्रांसलेट हो रही है ना, तब भी रिलेटिव सेपरेशन आने की टेंडेंसी होती है। रिलेटिव सेपरेशन आएगा या नहीं आएगा वो अलग कहानी, पर टेंडेंसी है। और ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ एनएलएम के अंदर। अगर मान लो मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं एफ, इसकी लेंथ है एल और इसका मास है एम, तो बेटा इसका जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है एफ बाई एम। अगर यहां से एक्स डिस्टेंस पर यहां टेंशन निकालना चाहूं तो टी की वैल्यू क्या होती है? एफ बाई एम मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ लास्ट सेक्शन। तो यहां से टी की वैल्यू क्या मिल गई? एफ एक्स बाई एम एल। नहीं समझ में आई बात? दिस इज व्हाट टेंशन इन रोड। कहां पर? लास्ट एंड से एक्स डिस्टेंस पर। अब एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप टेंशन की अलग अलग बात कर सकते हो। आप मुझे बताइए यहां टेंशन कितना होगा? 0। यहां टेंशन होगा एफ के बराबर, मिड पॉइंट पे टेंशन होगा। मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये भी डिफॉर्मिंग फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। समझ में आ गई ना? तो तीन तरह से डिफॉर्मेशन आ सकता है, या तो टेंशन की वजह से टेंसाइल टेंडेंसी आ जाए, या कंप्रेशन की वजह से कंप्रेसिव टेंडेंसी आ जाए, या अगर एक्सेलरेट हो भी रही है तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया, चीजें रिलेटिव चेंज इन पोजीशन का या रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, उसकी वजह से टेंडेंसी आ जाए। भाई दो चीजें होती हैं, पुलिंग एंड पुशिंग। इन केस ऑफ पुलिंग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पीछे वाला मास होता है। इन केस ऑफ पुशिंग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल आगे वाला मास होता है। हम ये तो करते हैं, एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालना है, कभी पीछे वाले मास से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना क्या करोगे? एक्सेलरेशन निकालो, आगे वाले मास से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आते जाते हैं हमारे बराबर। होपफुली आपको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या होते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो फोर्स उस बॉडी के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल की रिलेटिव पोजीशन को बदलने की टेंडेंसी रखें, तो ऐसे फोर्सेस को डिफॉर्मिंग फोर्सेस बोलते हैं। और ये डिफॉर्मिंग फोर्स ही कहीं ना कहीं स्ट्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेन? फिजिक्स में तो हमने पढ़ लिया, पर फिजिक्स से पहले कई बार मेडिकल टर्म में भी स्ट्रेन आता है ना। इसके लिगामेंट में स्ट्रेन आ गया, मतलब खिंच गया परमानेंटली, ये तो होता है। तो कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, वो आपके जो नेचुरली लिगामेंट्स होते हैं वो उस जहां कहीं भी मोशन होता है
मस्कुलर पार्ट का है, बोन्स वगैरह का जब मोशन होता है उसके मोशन के अकॉर्डिंग उनमें फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी होती है। पर कहीं पर अगर फोर्सफुली ज्यादा खिंच जाए, जैसे मेरा पाँव है, अपने पाँव जो चलने के लिए बने हुए हैं तो अपन ऐसे चलते हैं, राइट। लेकिन अगर बाई चांस मेरे पाँव ऐसे चलने के लिए थोड़ी बने हुए, तो मैं दौड़ रहा हूँ, कहीं गड्ढा वड्ढा आ जाए, मेरा पाँव ऐसे हो गया, उस पर ज्यादा फोर्स लग गया, तो इधर साइड वाले जो लिगामेंट जो कम इलास्टिसिटी रखते हैं अपने पास, वो ज्यादा खिंच जाएंगे। इट मे बी पॉसिबल कि जो टेंडेंस वगैरह है या लिगामेंट्स वो टूट जाए, तो अल्टीमेटली डिफॉर्मेशन ही तो आ रहा है ना, राइट। तो ये तो थी डिफॉर्मिंग फोर्सेस की बात। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर एंड प्लास्टिक बिहेवियर। कॉपी करना तो जल्दी कर लो, हम आगे बढ़े। चलिए अब लिखो इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर या इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो लिखो, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो क्या नहीं लिखे, आता है ना समझ में क्या होता है यार, ये लिखें, आपकी मर्जी, लिखा तो लिखा दो, नहीं लिखा तो चलेगा। लिखो, when we applied deforming forces on a body, when we applied deforming forces on a body, internal restoring forces produces, internal restoring forces produces inside the body, which opposes, change in relative separation between the molecules. लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, if there is some deformation on a body under the influence of deforming forces, if there is some deformation in body under the influence of deforming forces, and body regain its original shape and size, just after removal of deforming forces, body is said to be elastic. Body is said to be elastic, otherwise it is plastic. बहुत बेसिक चीज है, अगर जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस बॉडी ने शेप एंड साइज रीगेन कर लिया तो ये क्या होगी, इलास्टिक, अदरवाइज क्या होगी, प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक के अंदर कहीं ना कहीं
जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस शेप एंड साइज रीगेन नहीं होता। अब यहां भी दो चीजें होती हैं कि साहब डिफॉर्मिंग फोर्सेस के अप्लाई करने, सॉरी हटाने, और ओरिजिनल शेप एंड साइज के रीगेन करने में कोई टाइम गैप नहीं है, इट्स परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर नेचुरल शेप रीगेन कर रही है तो फिर वो इलास्टिक तो है बट इट्स नॉट परफेक्टली इलास्टिक। हेलो। और अगर परमानेंट सेट रह जाए तो प्लास्टिक। अब यही तो कहानी हमारी कोलिजन में आती है। कोलिजन में आप क्या बात करते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन का डिफरेंस क्या है कि साहब दो बॉडीज आती हैं, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, समझना ध्यान से, वहां भी चीजें यही होती है। ऐसे समझे कि हम कंपेयर करेंगे, ये है हमारे पास एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये M2 मास का है, ये M1 मास का है, ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग। हमने इसको V0 दे दिया तो क्या होगा कि साहब जैसे ही इधर चलेगा स्प्रिंग कंप्रेस होगी, और जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इस पे इधर फोर्स लगाएगी और इस पे इधर फोर्स लगाएगी। तो इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी और इसकी कम होना शुरू होगी। एक कंडीशन आएगी जब इसकी बढ़ते बढ़ते और उसके कम होते होते स्पीड सेम हो गई। नहीं समझ में आई बात? तब तक स्प्रिंग कंप्रेस हुई है। नहीं समझ में आई बात? तो आप मुझे बताओ कि उसमें कुछ ना कुछ कंप्रेशन होगा जब दोनों की स्पीड बराबर होगी, और तब दोनों पे अपोजिट ही फोर्स लग रहा है ना, तब इसकी स्पीड और बढ़नी है और उसकी और कम होनी है। मतलब ये दूर जाना शुरू करेगी तो रिलेटिव सेपरेशन बढ़ना शुरू होगा। नहीं समझ में आई बात? और जब तक कि स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ में आएगी इसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा हो चुकी होगी। नहीं समझ में आई बात? अगर आप आइडेंटिकल ब्लॉक ले लें तो मजेदार चीज ये होगी कि शुरू में ये रेस्ट पे थी, इसकी स्पीड V0 थी, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दोनों की V0/2 थी, और जब इसकी V0 हो जाएगी तब वो रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन तब स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा मैक्सिमम। तब क्या होगा कि सब इस पे इधर फोर्स लग रहा है और उस पे इधर फोर्स लग रहा है, तब उसकी स्पीड बढ़ेगी और इसकी कम होगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहेगा। तो आपने क्या देखा कि स्प्रिंग में कंप्रेशन भी हुआ, इलोंगेशन भी हुआ, तो दे विल मूविंग लाइक दिस, कपल्ड ऑसिलेशन। नहीं समझ में आई बात? तो हम तो कहां तक की बात कर रहे हैं, हम बात वहां तक की कर रहे हैं कि डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हुआ, अब वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करने की कंडीशन में जा रहा है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन में क्या होता है, सब एक बॉल थी, दूसरी बॉल थी, कांटेक्ट में आई, तब ये रेस्ट पे थी और मान लो इसकी वेलोसिटी V0 है, तो ये इसको पुश करेगी तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा लाइक दिस। हेलो। तब इक्वल अपोजिट फोर्स पीछे लग रहे हैं इससे, तो ये फोर्स क्या कर रहे हैं कि इसका भी मोमेंटम बदलेंगे, उसका भी मोमेंटम बदलेंगे। हेलो। तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दोनों की स्पीड सेम, तब ये एक कॉमन वेलोसिटी चल रही होती है, वो होती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और तब इनके अंदर डिफॉर्मेशन की फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड हो गई जैसे यहां हुई थी। अगर वो स्टोर्ड एनर्जी रिकवर हो जाए आफ्टर द कोलिजन सेट टू बी, अगर मान लो अंदर वाले फोर्स जो इन्वॉल्व थे वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर के थे, प्लास्टिक बिहेवियर था, तो क्या होगा, वो कंप्लीटली रिकवर, तो सम एनर्जी परमानेंटली सेट, तो कोलिजन कैसे होगी? नहीं समझ में आई बात? इनइलास्टिक होगी। बहुत फंडामेंटल चीज, तो वही देखो सब जगह कंसेप्ट बहुत मजेदार चीज जुड़ी हुई चीज है, अलग नहीं है। होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वापस दूसरी चीजों की, और वो है सबसे जरूरी कंसेप्ट इसके इस चैप्टर के, और वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसको मैं समराइज करके एरो फॉर्म में भी समझा देता हूं फटाफट ताकि हम आगे बढ़ेंगे। देखो समझना ध्यान से, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये क्या होता है, इसको अपन स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। किससे? स्मॉल एफ से। और स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। अलग अलग सिंबल लोग यूज कर सकते हैं, आप नहीं भी यूज करो तो स्ट्रेस स्ट्रेन भी लिख सकते हो, पर कम बार बार स्ट्रेस स्ट्रेन लिखते फिरेंगे। स्मॉल एफ स्मॉल ई, राइट? दिस इज व्हाट, जल्दी बताओ। एफ रिस्टोरिंग पर यूनिट एरिया ना, एंड दिस इज व्हाट, change in dimension upon original dimension.
नहीं समझ में आई बात? तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन और पास्कल ना। हेलो, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल ही लेंगे अपन। फंडामेंटल लेवल पर मैं डेफिनेशन की बात की, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, राइट? अब समझना। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स की बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नंबर 1, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसको डायरेक्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन भी बोलते हैं। पहला होगा डायरेक्ट और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो अलोंग द लेंथ आएगा, अलोंग दी। तो या तो कोई भी लेंथ के अलोंग खींचेगी या दबेगी। तो दो तरह का होगा, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। यहां क्या करेंगे, बात सुनना ध्यान से। देखो, ये अगर कोई रोड ऐसी, इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से पुल किया जाए, तो बेटा इसकी लेंथ बढ़ेगी, फाइनल लेंथ ज्यादा होगी। तो चेंज इन लेंथ क्या आएगा, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल। तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा, डेल्टा एल बाय एल। और स्ट्रेस कितना होगा, एफ अपॉन एरिया। अगर मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ऐसे अप्लाई करूं, तो बताओ लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? बोलो भाई, कम होगी। तो हमारा जो ई आएगा वो क्या आएगा, माइनस डेल्टा एल बाई एल। और इससे स्ट्रेस आएगा स्मॉल एफ, वो तो एफ बाई ए होगा ना। ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बहुत फंडामेंटल लेवल। दूसरा होता है नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस और, अब यह नॉर्मल वर्ड क्यों यूज करते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब किसी बॉडी की सरफेस के हर पॉइंट पर, हर जगह नॉर्मल फोर्स लग रहा हो, तभी उसका वॉल्यूम बदलेगा। नहीं समझ में आई बात? तो यहां तो आप क्या करते हो, आप वॉल्यूम की बात ही नहीं करते। आप कहते वॉल्यूम कांस्टेंट है साहब, ये खींचेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? हम वॉल्यूम में चेंज की बात नहीं करते ना। तो वॉल्यूम में चेंज की बात कब करेंगे? तो सपोज एक बलून है, या एक रबर बॉल है। रबर बॉल को सी लेवल, सी के अंदर, सी की फ्री सरफेस से 1 किलोमीटर नीचे ले जाओ। 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर। और वाटर की डेंसिटी मैं कितनी कंसिडर कर लूं, 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो एच कितना हो गया अपना, 1 किलोमीटर इज वॉट, 10³ मीटर। और जी अप्रोक्सीमेटली 10 मान लें, 10⁷ दैट मीन्स 100 ATM। अगर बॉल का साइज बहुत छोटा है, 1 किलोमीटर कंपेरिजन में पॉइंट है बॉल, तो चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर सेम होगा। अब हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। नहीं समझ में आई बात? और वहां वॉल्यूम कम होने की वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा होगा, राइट? तो सेकंड है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट? इसमें क्या होता है कि बॉडी के हर जगह आप बॉडी के नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हो, लाइक दिस। तो अगर बॉडी के नॉर्मल आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो बच्चा इसका वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, राइट? तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, वो नॉर्मल स्ट्रेस की अगर बात करूं, तो ये तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ही होगा। एंड डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू प्रेशर इन मैग्नीट्यूड। प्रेशर कैसे डिफाइन करते हो ना, फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर सरफेस। तो नॉर्मल फेस को प्रेशर के बराबर लेंगे हम लोग, राइट? बट व्हाट अबाउट द स्ट्रेन, बोले सब माइनस डेल्टा वी बाई वी। रीजन बीइंग फाइनल वॉल्यूम कम है। दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड थर्ड is what,
shear stress and strain, shear stress and strain। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो किसी बॉडी का जो लोअर सरफेस इसको फिक्स कर दिया जाए और इस पे टेंजेंशियली फोर्स लगाएं अपर सरफेस पे एफ टेंजेंशियल, तो अपर डायमेंशंस थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएंगी लाइक दिस। लोअर डायमेंशन फिक्स्ड है, अपर डायमेंशन शिफ्ट हो गई। तो अब आप क्या कहोगे, मान लो इस साइड एल है, ये एंगल फाई है, और जितना शिफ्ट हुआ वो डेल्टा एल है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर वाले कंप्लीट एरिया पे टेंजेंशियली लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस जो होगा दैट इज एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया, और जो शियर स्ट्रेन आएगा, जो शियर स्ट्रेन आएगा E, दैट इज डेल्टा एल बाई एल, एंड दैट इज इक्वल टू 10 फाई एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि शियर स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोथ आर ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड्स। हेलो, क्या आपने कभी ऐसे पढ़ा कि ये गैस इतनी लंबी थी, ये पानी इतना लंबा था? तो लेंथ वगैरह तो नहीं डिफाइंड है ना लिक्विड्स के लिए यानी फ्लूइड्स के लिए, तो सॉलिड्स के लिए डिफाइंड, तो सॉलिड के लिए होगा। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो शेयरिंग स्ट्रेस बियर नहीं कर पाते, इसीलिए तो फ्लो करते हैं। तो पहली और तीसरे नंबर की जो चीज है वो ओनली किस में होती है? सॉलिड्स में, वो कभी भी फ्लूइड्स में नहीं होती। आज सिर्फ अपनी मेरी क्लास है, संदीप सर की नहीं क्लास, तो बोलना था ना कल तुम्हें यार। मुझे लगा उनकी भी क्लास होगी शायद, वरना मैं खुद भी नहीं बुलाता तुम्हें। और इन्होंने 1 घंटे की क्लास रखी, एक क्लास हम 1 घंटा पढ़ेंगे, और हमारा तैयार हो कि यहाँ आने में आधा घंटा गया, और यहाँ से जाएंगे तो आधा घंटा बोर लगेगा बैठने में। वो उसका लफड़ा है ना उधर एलटी का, वो अपना आप बंद हो जाए 1 घंटे बाद, वो बोला मुझसे बाहर, ऑन टाइम उसका सेट कर रखा है। यार कोई बात नहीं, टेस्ट की तैयारी तुमने पहले ही कर रखी हो, पढ़ने वाले बच्चे हो तुम तो। आज ही कम है, कल तुम्हारे टेस्ट के चक्कर में। बाकी मंडे से तो अपन क्या करेंगे, 2 घंटे ही रखेंगे ताकि फटाफट निपट जाए। खींच देंगे काटा मंडे को तो अपन। आज बेसिक इंट्रोडक्शन हो ही गया, देखो मंडे ट्यूसडे 2 दिन में खींच देंगे काटा सारा। सर, is today lecture also included in test? देव रंजन, नहीं। टेस्ट तो मैंने तो शुरू में कहा था, मैं सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स दूंगा, उसी में से टेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। पर ओरिजिनल टेस्ट तो नीट है भाई। तो मिटा दो ये सब, नहीं मिटाऊं? चलिए साहब, अब पहले बात करते हैं अपन इलास्टिक लिमिट्स एंड हुक्स लॉ। किसकी बात करेंगे? इलास्टिक लिमिट अलग होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट अलग होती है।
प्रोपोर्शनल लिमिट तो उसको बोलते हैं जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इलास्टिक लिमिट वो है जब तक आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, तो फोर्सेस को रिमूव करने के बाद ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर ले, मतलब जब तक कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में, तब तक इलास्टिक लिमिट मानी जाएगी। नहीं समझ में आई बात? तो इलास्टिक लिमिट क्या है? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेस अप टू विच अ बॉडी regain its original shape and size is what? Elastic limit. बोलो भाई। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन द proportional limit, within the stress is directly proportional to strain, stress is directly proportional to strain। बात समझ में आ गई? और अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है तो हम कहेंगे स्ट्रेस इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, and that constant is equal to stress by strain, and that constant is also known as modulus of elasticity। अलग अलग तरह का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। लेकिन उससे पहले हम सर्ल एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि व्हाट इज द सर्ल। नहीं, पहले अपन बात करते हैं, लिखो हुक्स लॉ, लिखो हुक्स लॉ, लिखो within the proportional limit, within the proportional limit, stress is directly proportional to strain। Within the proportional limit, stress is directly proportional to strain। That means stress or stress equals to something constant into strain, and that constant is equals to stress by strain, and this constant is known as what? Modulus of elasticity। बच्चा यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल होगी, नहीं होगी यूनिट? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की यूनिट ही इसकी यूनिट होगी, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, चेंज इन डायमेंशन टू डायमेंशन। नहीं समझ में आई बात? अब ये अलग अलग तरह का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। कितने तरह का होता है? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। तो यहां क्या आएगा? बल्क मॉडुलस। यहां क्या आएगा? शेयर मॉडुलस। नहीं समझ में आई बात? तो बल्क मॉडुलस क्या बोलेंगे? प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, तो मैग्नीट्यूड प्रेशर के बराबर ही होगा ना। इसको क्या बोलेंगे? शियरिंग स्ट्रेस बाय 10 फाई या फाई। नहीं समझ में आई बात? और यंग्स मॉडुलस जो कि लॉन्गिट्यूडनल केस में ही डिफाइंड है, अलोंग द लेंथ ही डिफाइंड है, क्या? यंग्स मॉडुलस। तो सॉलिड्स के लिए ही होगा, ये भी सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही होगा, और ये फ्लूइड्स के लिए भी होता है, सॉलिड्स के लिए भी होता है, बाकी सबके लिए भी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से, छोटे छोटे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं। तो पहला, नंबर 1, यंग्स मॉडुलस ऑफ elasticity only defined along length in solids only, in solids only, सिर्फ सॉलिड्स में होगा। तो हम सीधी सीधी बात करेंगे कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है longitudinal stress divided by longitudinal strain। That means force applied per unit area into delta L by L। So Y becomes equals to FL upon A delta L। और यहीं से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? Y A by L into delta L। Here this term is known as deformation, sometimes denoted by X,
and all parameters are constant known by k. That means f equal to kx, where k equals to ya by L. And actually, this is the Hooke's law. F equal to kx. This is the right form of the Hooke's law. ठीक है? अब यहां कुछ समझ में आया तुम्हारे? ये तो स्प्रिंग वाला फोर्स आ गया, और स्प्रिंग का सारा नाटक हम जानते हैं, तो मतलब इस फॉर्मूले से रिलेटेड सब चीजें हम जानते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे। बस के की जगह वाई बाई एल ही तो पुट करना है, के की जगह वाई बाई एल पुट करना है, तो करेंगे क्या अपन? देखो, देखो u क्या होता है? u बोले हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या इसको हम हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, राइट? और इसको अगर रीअरेंज करते हैं, ध्यान समझना, 1/2 वाई ए बाई एल, इस एल को आगे लिख रहा हूं, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है? और एल से ये डेल्टा एल तो यहां आ गया, एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, राइट? दिस इज व्हाट स्ट्रेन, y delta L by L is what? Y delta L by L. अरे स्ट्रेस, नहीं समझ में आई बात? तो क्या मिला जल्दी बताना? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू strain into volume is u. So what is the u by volume? Small u is what? Energy density is what? Half into stress into strain. नहीं समझ में आई बात? आ गया ना? नहीं आया? क्या नहीं आया बता? इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है? हमें पता है स्ट्रेस और स्ट्रेन इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। आपको बताना यार, y इक्वल्स टू क्या होता है बता? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ना, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? y इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। तो हम चाहे तो डायरेक्टली यहां बात कर लेते ना, y इंटू डेल्टा एल बाई एल इज वॉट? y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल ना, तो क्या मिला आपको? स्ट्रेन ना। हमने क्या कर दिया उसको, उस पूरे एक्सप्रेशन को एल से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए कर दिया कि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में रिलेशन ला सके। तो बेटा ये जो है टर्म डेल्टा एल बाई एल, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कुछ नहीं किया ना, तो दिस इज व्हाट? स्ट्रेन। ये क्या है? वॉल्यूम। y डेल्टा एल बाई एल इज व्हाट? स्ट्रेस। तो क्या मिला? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिला? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब आप चाहो जैसे लिख लो कि स्ट्रेन को यहां से भगा दो, तो स्ट्रेस की वैल्यू यहां से क्या होगी? y इंटू स्ट्रेन, तो y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा, या स्ट्रेस स्क्वायर बाय y हो जाएगा। वो आपके हाथ में। याद करो एसएसएम का वो सवाल कि एक मेटल है, मेटल ऐसे, एक मेटल वायर था जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी y है, लेंथ l है, एरिया a है। यहाँ कैपिटल M मास हैंग कर दिया, तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। टाइम पीरियड बताओ तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k की वैल्यू क्या? ya बाई l। आंसर नहीं समझ में आया? यही तो है क्या आपका सिस्टम में आंसर? 2 पाई रूट m बाई k था वो, बस k की वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है?
चलो मिटा दो ये सब। हाँ जी। अब यहां पर कुछ केसेस हमें करने हैं, या पहले एक काम करते हैं, बल्क और शेयर की बात कर लें फटाफट, हालांकि सब समझ में आ गया तुम्हारे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, फिर आएंगे अपन कैलकुलेशन वाले केसेस। बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity denoted by beta, and this beta is what? बोलो भाई, normal stress divided by volume strain, and normal stress is equal to pressure upon minus of delta v by v ना। तो बच्चा बीटा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस पीवी बाई डेल्टा वी ना। समझ में आ गई बात? व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी? कैसे डिनोट करते हैं? दिस इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला ठीक है। थर्ड, एट व्हाट shear modulus of elasticity is shear modulus की अगर बात करें, एफ shear या सॉरी ई shear बात कर लेता हूँ सीधा। ई shear is what? shear stress by shear strain। ठीक है, shear stress को कैसे लिखेंगे? F tangential by area, और shear strain को क्या लिखेंगे? tan phi which is approximately phi, तो F tangential divided by A phi, राइट? बहुत फंडामेंटल, मतलब सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, कुछ भी नया नहीं, ऑल थिंग्स आर सिमिलर, बस थोड़ा सा अंदर की चीजें अलग अलग है ना। अब एक बहुत फेमस सवाल है तुम्हारा, देखो तुमने मॉडर्न हो गया ना तुम्हारा, संदीप सर ने पढ़ाया है ना? हाँ गुड। तो उसमें वो पढ़ा होगा फोटोन फ्लक्स वगैरह। फोटोन फ्लक्स क्या होता है, फोटोन की इंटेंसिटी क्या होती है, वो सब रिलेशन अपन पढ़ते हैं। तो एक बीम है फोटोन की, वो एरिया पाके गिरती है, तो प्रोजेक्टेड एरिया ए है। अगर वो बीम इंक्लाइन आगे गिर गई तो प्रोजेक्टेड एरिया कुछ और होता है, तो वहाँ फोर्स प्रेशर वगैरह इंटेंसिटी सब निकालते हो आप, राइट? वो जो प्रोजेक्टेड एरिया का कंसेप्ट है वो कई जगह काम आता है। वो थर्मल में भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर काम आता है, यहाँ भी काम आता है, और बहुत फंडामेंटल सा कंसेप्ट है। हालांकि सबका क्लियर होगा, बट उस पर एक सवाल बनता है बेहतरीन, उस सवाल की हम बात कर लें जो तुम्हारे मॉड्यूल में भी है और एग्जाम में अक्सर आता रहता है अलग अलग तरीकों से। बात को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल रोड है लाइक दिस, इसको हमने इधर फोर्स अप्लाई किया F और इधर फोर्स अप्लाई किया F, राइट? और यहां पर हमने एक इंक्लाइन प्रोजेक्टेड एरिया ले लिया जिसका एरिया वेक्टर इधर है A डैश, ये एरिया A है, ठीक है? तो इस स्लैंटेड एरिया पे अगर बात किया जाए तो यहां पर टेंजेंशियल और नॉर्मल यानी शेयर स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बात करनी है। तो बच्चा ये जो है ना, ये एंगल थीटा, राइट? तो ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन अगर आप यहां देखोगे तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। हेलो, तो ए डैश बड़ा या ए?
ए डैश बहुत बड़ा है यार, नहीं समझ में आई बात। तो आप मुझे बताइए ए डैश, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, होगा नहीं होगा ए? तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए डैश cos थीटा इक्वल्स टू ए होगा, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश? ए बाई cos थीटा। एग्री? अब हम इसी एरिया की बात करते हैं, इसी एरिया की। तो आपने फोर्स इधर लगाया था, इस फोर्स का इस एरिया के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा एफ नॉर्मल, वो एफ cos थीटा होगा, एंगल थीटा है ना। और इस एरिया के अलोंग टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होगा दैट इज एफ साइन थीटा। और ये एरिया ए है जिसमें हम बात कर सकते हैं एफ cos थीटा, तो एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, एफ साइन थीटा एरिया के अलोंग लग रहा है। तो बताइए व्हाट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस, यानी अपन बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसको अपन एफ नॉर्मल भी बोल सकते हैं या इसको एफ लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। एफ लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा जल्दी बताना? एफ नॉर्मल डिवाइड बाय ए डैश ना। एफ नॉर्मल इज व्हाट? एफ cos थीटा अपॉन ए बाई cos थीटा। तो इसकी वैल्यू मिल गई एफ अपॉन ए cos स्क्वायर थीटा। ठीक, पहला। दूसरा, अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करूं तो शियर स्ट्रेस जो होगा एफ शियर इज व्हाट? एफ टेंजेंशियल बाय ए डैश। एफ टेंजेंशियल इज व्हाट? एफ sin theta divided by a by cos theta. That means this can be written as f by 2a sin 2 theta, right? अब बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी f by a। कब? when theta equals to 0 डिग्री। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? f by 2a when theta equals to 45 डिग्री। सिंपल चीज है, आई बात समझ में? भाई साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसका मतलब 2 थीटा 90 होना चाहिए, तो थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। दो केस स्टैंडर्ड। हाँ जी, इधर हलचल, रीडायरेक्टिंग, रिमूव पिन, रिकॉर्डिंग, मतलब क्लास खत्म। इतनी सी देर के लिए आए थे तुम लोग, गरीब। चलिए साहब, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में, हमने बेसिक तो बात कर लिया स्ट्रेस और स्ट्रेन की। सबसे पहले बात करेंगे सर्ल एक्सपेरिमेंट की, उस पर जबरदस्त सवाल आते हैं, जो ग्राफ से रिलेटेड अच्छे सवाल बनते हैं, एनर्जी स्टोर, हिस्टेरेसिस वगैरह, जितने भी केस बनते हैं सारे कर लेंगे। सर्ल एक्सपेरिमेंट के बाद मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी पे सवाल करेंगे, यंग्स मॉडुलस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी स्टोर पे सवाल करेंगे। तो बाकी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर है, हम वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको नई भी देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली लिखी हुई, उनकी भी बात करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास अपन यही से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। वैसे तो 30 मार्क का लोग अच्छे नंबर आएंगे, नहीं? कल आपके फर्स्ट क्लास 8:20 से स्टार्ट होगी। आपकी फर्स्ट क्लास 8:20 से स्टार्ट होगी, शेड्यूल देख के जाए।